अब बच्चों मैं आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द समझाऊंगी। अपने भावों को संक्षेप में प्रकट करने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर जो एक शब्द बोला जाता है या वाक्यांश के लिए जो एक शब्द बोला जाता है वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। कभी हम अपने भावों को किसी के सामने यदि प्रकट करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि उसको एक लंबे वाक्यांश में ना कह के एक छोटे एक शब्द में कहें तो वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे कि मैं कुछ उदाहरण इसके प्रस्तुत करती हूँ। जैसे कि विदेश में रहने वाला विदेशी, जिसे जीता ना जा सके अजय, जिसका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो अनाथ, दूसरों की भलाई करने वाला परोपकारी, जिसके आगमन की कोई तिथि ना हो अतिथि, जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, अधिक बोलने वाला वाचाल, कम बोलने वाला मितभाषी, स्त्री जिसका पति मर गया हो विधवा, और जिसकी कोई उपमा ना हो अनुपम। इस प्रकार बच्चों आपको ये मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं कि आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द समझ सकें, परंतु आपको अपने इम्तिहान के लिए, अपनी परीक्षा के लिए और भी शब्दों का इस तरह के जो कि आपकी किताब में हैं आपको उसको याद करना है, समझना है। मुझे उम्मीद है आपने इसको समझ लिया होगा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है। अगला बच्चों मैं अब आपको समझाऊंगी लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। बिना लोकोक्तियाँ, बिना मुहावरों के शायद हमारी भारतीय भाषा, हमारी आपसी बोलचाल, आप सामाजिक जो भाषा है, आम बोलचाल की भाषा, हमारा गद्य पूरा ही नहीं हो सकता बिना लोकोक्तियाँ, बिना मुहावरों के। विद्वानों, विदुषी लोग, कवि, अनुभवी लोग, विद्वानों ने ऐसी ऐसी सुंदर प्रभावपूर्ण उक्तियाँ जो भी कही हैं, लोग अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए, अपनी भावनाओं को दूसरों तक व्यक्त करने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अर्थात लोकोक्तियाँ कवियों और अनुभवी लोगों की कुछ ऐसी सुंदर और प्रभावपूर्ण उक्तियाँ होती हैं जिसे लोग अपनी बातों को पुष्ट करने तथा समान भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की उक्तियों को हम लोकोक्ति, सूक्ति अथवा कहावत कहते हैं। मैं कुछ उदाहरण दूंगी लोकोक्तियों के। बच्चों जो लोकोक्ति होती है उसका अर्थ नहीं बल्कि लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। कुछ उदाहरण देती हूँ जिसमें कि जैसे कि एक उदाहरण है, अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा सा पढ़ा लिखा। आपने देखा होगा कि कहीं पर बहुत सारे मूर्ख व्यक्ति या अनपढ़ व्यक्ति बैठे हों, उसमें थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है कि भाई ये तो अंधों में काना राजा है। तो अगर आपकी परीक्षा में आता है, कोई लोकोक्ति आती है, आप उदाहरण के लिए यही आ जाता है कि अंधों में काना राजा, लोकोक्ति को प्रयोग कीजिए, तो आप कैसे प्रयोग करेंगे? आप उसका पूरा एक वाक्य बनाएंगे पूरा। तो कैसे? जैसे कि मैं एक उदाहरण देती हूँ। हरीश ने अपने परिवार में हाई स्कूल किया है लेकिन उसके परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए हरीश अंधों में काना राजा है। फिर एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ प्राप्त करना। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे आप? सोहन ने चावल तो पहले बेच दिए थे, अब उसकी भूसी को बेचकर भी पैसा बना रहा है। इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। इसी तरह से बच्चों आपको एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण और देती हूँ मैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने अधिकतर आप ये सुनते रहते होंगे, पढ़ते रहते होंगे, आम बोलचाल की भाषा में लोगों को कहते हुए सुना होगा
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि अपना अपराध स्वीकार न करके पूछने वाले पर ही दोष मढ़ देना, दूसरे को ही दोषी ठहरा देना कि अपनी गलती हो, लेकिन वहाँ पर अपनी गलती को हम स्वीकार ना करें और बल्कि दूसरा अगर हमसे पूछ रहा है कि तुमने गलती क्यों करी है, तो उल्टा उसी पर ही दोष मढ़ देना। तो इसको अगर आपको आ जाता है कि आप इसका लोकोक्ति का प्रयोग कीजिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। सुनील से उसकी गलती के बारे में पूछने पर वह मुझे ही दोषी ठहराने लगा, ठीक है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फिर इस तरह से एक और आपने मुहावरा लोकोक्ति सुनी होगी, ऊँट के मुंह में जीरा। ये तो बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में बहुत अधिक प्रयोग होने वाली लोकोक्ति है, ऊँट के मुंह में जीरा। बड़ी आवश्यकता के लिए कम देना, इसका अर्थ है कि कहीं पर बहुत अधिक आवश्यकता हो परंतु वहाँ पर बहुत कम प्राप्त हो। अब इसका अगर आपको प्रयोग करना होगा तो आप किस प्रकार करेंगे? एक साथ 40 रसगुल्ले खाने वाले मनसुख के लिए तुम्हारा दिया हुआ ये 200 ग्राम दूध ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। ये तो रही बच्चों कुछ आपकी लोकोक्तियाँ। अब मैं आपको मुहावरों के बारे में समझाऊंगी। देखिए बच्चों, मुहावरा किसी भी बोली में लिखी जाने वाली भाषा में प्रचलित ऐसा वाक्यांश, ऐसा शब्द होता है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे, मुहावरा कहलाता है। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी भाषा बिना मुहावरे के अधूरी है। मुहावरों का चलन हमारे विद्वानों ने अपने हर लेख में किया है, चाहे वो कोई भी लेख हो, उसमें मुहावरों का चलन जिस समय से भाषा की उत्पत्ति हुई है तब से चला आ रहा है और भाषा बिना मुहावरे के अधूरी है। भाषा में प्रचलित ऐसे वाक्यांश जो कि शब्दों को बहुत अच्छी तरह से अपने साधारण अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ की ओर इशारा करें, मुहावरा कहलाता है। जैसे कि मैं कुछ उदाहरण इसमें भी देती हूँ, आप उसके अनुसार इसकी तैयारी कीजिएगा और ये आपको इस प्रकार समझना होगा। जैसे कि एक मुहावरा है, अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना काम निकालना। अब इसको अगर आपसे कहा जाता है कि इसको मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए, तो बच्चों आपको मुहावरे का अर्थ लिखना होगा और प्रयोग में मुहावरा ही आपको लिखना होगा। जैसे कि एक है अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि इसका अर्थ है अपना काम निकालना, परंतु इसको जब आप प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? उदाहरण के लिए, आजकल लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को हानि पहुंचा सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप इसके प्रयोग में अगर ये लिख देते कि आजकल लोग अपना काम निकालने के लिए किसी को हानि पहुंचा सकते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। क्या होता है कि हमें जब मुहावरा दिया जाता है तो हमें उसका अर्थ लिखना होता है, लेकिन वाक्य प्रयोग में हमें मुहावरे का ही प्रयोग करना होता है। अगला आपका है अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। आकाश पाताल एक करना, कठिन परिश्रम करना। अपनी कक्षा में प्रथम आने के लिए राम को आकाश पाताल एक करना पड़ा। आँख का तारा होना, अत्यधिक प्यारा होना। इकलौता पुत्र माता पिता की आँख का तारा होता है। ईद का चांद होना, कभी कभी दर्शन देना। नौकरी लगने के बाद राम तो ईद का चांद हो गया है। ये बच्चों मैंने कुछ आपको मुहावरे लोकोक्तियों के उदाहरण दिए हैं। उदाहरण देकर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि आप मुहावरे और लोकोक्तियों को समझें। इसी प्रकार मैंने बच्चों आपका जो सिलेबस में आपका कक्षा 12 का हिंदी व्याकरण है, उसमें आज मैंने आपको अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि समझाई हैं, जिसको कि आपको मैंने कुछ थोड़े ही उदाहरण देकर समझाया है।
जिसको कि आप अपनी आपकी किताब में और भी उदाहरण हैं, उसी के अनुसार आप इसकी तैयारी कीजिए। और व्याकरण आपके प्रश्न पत्र में दूसरा खंड होगा, खंड खा में व्याकरण होगा, और व्याकरण में आप अगर तैयारी अच्छी करते हैं तो आपके अच्छे नंबर आने की संभावना रहती है। ये मैंने आपको आज व्याकरण में समझाया है, और आप इसको अपनी इसमें जो मैंने समझाया इसको समझने का प्रयास करें, और साथ में आगे भी अपना प्रयास जारी रखें। धन्यवाद।